जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर होम्योस्टैसिस को सीखा और सेकंड ईयर का नए सिलेबस का पहला जो है वो लेक्चर किया, आज हम दूसरे लेक्चर की तरफ जाएंगे, दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, दुनिया के अंदर आप लोगों ने जो चीज़ भी परचेज करनी हो तो पहले आप देखते हैं कि उसका फीडबैक क्या है। अगर तो उसका फीडबैक अच्छा हो तो उसकी सेल्स अच्छी होती है, अगर उसका फीडबैक कम हो, बुरा हो, तो उसकी सेल्स कम हो जाती हैं। इसका मतलब उसके फीडबैक या उसी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी बेस पे उसका प्रोडक्ट बिक भी रहा होता है और कम भी हो रहा होता है, उसकी सेल कम भी हो रही होती है। तो क्या आपकी बॉडी के अंदर भी ऐसे स्टेप्स नहीं होंगे कि जिसकी वजह से उसी के प्रोडक्ट की वजह से वो बढ़ता भी हो रिएक्शन, वो आप कह लें कि वो पूरा सिस्टम जो है वो इंक्रीज होता हो, कम होता हो। जी स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर भी पढ़ा होगा कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। बेटा, फीडबैक मैकेनिज्म किसको कहते हैं? अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसकी आउटपुट या प्रोडक्ट उसी रिएक्शन को रोक भी सकती है और ज्यादा भी कर सकती है। मतलब वो कह लें कि आउटपुट या प्रोडक्ट उस सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती है। तो इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें एक एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। इसको हम फंडामेंटल्स ऑफ होम्योस्टेसिस भी कहते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ होम्योस्टेसिस के पिछले लेक्चर में हमने देखा कि होम्योस्टेसिस के अंदर चीजों को कंट्रोल किया जा रहा होता है, तो इसको फंडामेंटल भी कह सकते हैं कि ये उसका बुनियादी चीज है जिसकी वजह से होम्योस्टेसिस हो रही है बॉडी के अंदर। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक को बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जिंदगी के अंदर ये सुना ही होगा कि उसका फीडबैक बड़ा नेगेटिव है, फलाने टीचर का फीडबैक बड़ा पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक इसको कहते हैं कि अगर उसका प्रोडक्ट ही उसके रुकने की बाइस बन जाए, दैट इज नेगेटिव। अगर उसका प्रोडक्ट इतना अच्छा हो कि उसके चलने की वजह बन जाए, दैट इज पॉजिटिव। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि उसका आउटपुट ही उसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, उसका आउटपुट ही उसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और ये बहुत कॉमन है, कहा यह जाता है, डिफरेंट बुक्स के अंदर ये लिखा है कि ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट या नियरली 99% ऑफ योर बॉडी वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें याद रखिएगा तो कि आपके बॉडी के अंदर जब भी किसी चीज को नॉर्मलाइज करना होता है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से होता है। जब भी इमरजेंसी कंडीशंस हो जाए और कम वक्त के अंदर चीजों को ज्यादा करना हो तो फिर हम कहते हैं कि आपकी बॉडी में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो रहा है। तो याद रखिएगा, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर या नॉर्मलाइज करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और इमरजेंसी की कंडीशंस के अंदर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये आपने देखना है। फिर हम आगे जब चलेंगे तो आपको और मजीद आइडिया हो जाएगा। अब ये मोस्ट कॉमन है और पॉजिटिव लेस कॉमन है, वो 1% ऑलमोस्ट इमरजेंसी केसेस के अंदर। अब यहाँ पे हम इसकी एग्जाम्पलें देखते हैं। पहली एग्जाम्पल है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके से टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आजकल बहुत गर्मी है तो सोचें कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हुई और आपके जिस्म का टेम्परेचर 37 डिग्री से ज्यादा हो गया। नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है वो आपको पता है कि 37 डिग्री है। तो क्या हुआ कि 37 से आपकी बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो आपकी बॉडी करेगी क्या? आपकी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स है ना, जिसको हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, ये उसको डिटेक्ट करेंगे। और डिटेक्ट कहाँ पे करेंगे? हाइपोथैलेमस के अंदर। मतलब ये ब्रेन के अंदर एक पोर्शन है हाइपोथैलेमस, वहां पे इसको डिटेक्ट किया जाएगा कि बहुत ज्यादा आपकी बॉडी का बाहर टेम्परेचर चेंज होने की वजह से आपके बॉडी में टेम्परेचर चेंज हुआ। तो ये फिर बोलेगा कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर को क्या बोलेगा कि भाई बॉडी का टेम्परेचर हो गया ज्यादा, तो अब आप इसको नॉर्मल करो। तो हाइपोथैलेमस में थर्मो रेगुलेटर्स जो है, ये कंट्रोल सेंटर्स हैं। ये क्या करेंगे? इफेक्टर को कॉल लगाएंगे। इफेक्टर्स यहाँ पे कौन है? स्वेट ग्लैंड्स। ये क्या करेंगे? स्वेटिंग करेंगे, पसीना आएगा। और पसीना आने से क्या होगा? आपको पता है अल्टीमेटली बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि स्वेटिंग से बाद में आप पंखे के नीचे जाएं तो आप लोगों को क्या लग रहा होता है? ठंड लग रही होती है, क्योंकि आपके बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा होता है। आप अक्सर देखते हैं कि गर्मी के अंदर आपको पसीना भी ज्यादा आ रहा होता है। तो पसीना आना, ज्यादा आना, ये इसलिए होता है ताकि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज किया जा सके। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप देखें तो टेम्परेचर कम होने से ये मैसेज जाएगा कहाँ पे? रिसेप्टर के पास।
दोबारा इसको बोला जाएगा कि भाई अब सिग्नल भेजने बंद कर दो, मेरी बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो गया है। जैसे टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो इसको भी नॉर्मलाइज कर लिया जाता है, मतलब इस प्रोसेस को रोक दिया जाता है। इसके अंदर हुआ क्या, मेजर इसके अंदर जो चीज है वो ये है कि इस प्रोसेस का जो प्रोडक्ट है यही इस रिएक्शन को दोबारा सिग्नल दे रहा है कि रुक जाओ, यहां तक स्टॉप कर लो। मतलब ये सारी चीज क्यों हुई है, ताकि आपके जिस्म को टेम्परेचर को नॉर्मलाइज किया जा सके। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चीजों को नॉर्मल करने के लिए होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है तो आपको पता है उसको कम करने के लिए इंसुलिन भी ज्यादा हो जाती है। इंसुलिन प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो कम हो जाएगा। अब ग्लूकोज कम हो गया, पहले था ज्यादा, अब ये ग्लूकोज जैसे ही कम हो जाएगा ना तो ये पहले वाले पोर्शन को सिग्नल भेजेगा कि अब दोबारा ग्लूकोज कम हो गया, तो इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो कम कर दें, तो ये रिसेप्टर को दोबारा सिग्नल भेजेंगे। तो ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब इसकी जो दूसरी टाइप है दैट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक इसको बोलते हैं कि उसका जो आउटपुट या प्रोडक्ट है वही उस रिएक्शन की स्पीड को ज्यादा करेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि आउटपुट या प्रोडक्ट जो इस रिएक्शन का है वो इसकी इंक्रीज करता है एक्टिविटी को। अच्छा, फिर इसमें आपने देखना है कि ये इनहांसेस करता है ओरिजिनल स्टिमुलस को, मतलब जो ओरिजिनल चीज उसकी जो एक्टिविटी उसको ज्यादा कर देगा। और ये लेस कॉमन है, कितने हम कहते हैं जी ऑलमोस्ट ये 1% है, ये 1% है, क्योंकि नेगेटिव में हमने देखा वो 99% मोस्ट कॉमन था। और दूसरा हमने देखा कि ये चूंकि 1% है, क्यों बोला, क्योंकि ये सिर्फ हम इमरजेंसी केसेस के अंदर इसको हम लेके चलते हैं। तो इमरजेंसी केसेस के अंदर जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये होता है, हम जब इसके एग्जाम्पल अभी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। पहले एग्जाम्पल है ब्लड क्लॉटिंग। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप लोगों को कोई चोट लगती है तो आप देखते हैं थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग जो हो रही होती है वो रुक जाती है। उसकी रीजन क्या है कि जैसे ही ब्लड आप कह रहे हैं इंजरी हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, तो आपके जिस्म के अंदर प्लेटलेट्स बनने शुरू हो जाते हैं, उस जगह के ऊपर प्लेटलेट्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही प्लेटलेट्स आने शुरू हो जाते हैं तो वो बढ़ते जाते हैं और अल्टीमेटली वो क्लॉट बन जाता है जिसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। मतलब वो प्लेटलेट्स के बनने की वजह से और सिग्नलिंग जाती है और प्लेटलेट्स बनते हैं। मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ही उस रिएक्शन को बढ़ा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चाइल्ड बर्थ या लेबर। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब बेबी की प्रोडक्शन होनी होती है, बर्थ होनी होती है, तो बेबी जब माँ के पेट के अंदर होता है तो उसको फीटस कहते हैं, जब तक उसकी बर्थ नहीं होती। तो ये जब फीटस के अंदर कोई थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग होती है तो उससे होता है कि एक सिग्नल जाता है कि जिसकी वजह से यूट्रस की जो वॉल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने शुरू कर देती हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो यूट्रस वॉल्स चूंकि रिसेप्टर्स हैं, इन्होंने इसको डिटेक्ट किया और ये सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। अब हाइपोथैलेमस है कंट्रोल सेंटर, तो कंट्रोल सेंटर किसको मैसेज देगा, इफेक्टर को। इफेक्टर यहाँ पे क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ये बोला जाएगा कि क्या करें, आप यहाँ से ऑक्सीटोसिन को रिलीज करें। अब ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये जैसे रिलीज होगा तो कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस मजीद बढ़ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस की वजह से यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन मजीद बढ़, और इसके बढ़ने की वजह से ये दोबारा सिग्नल जाएगा, कहाँ पे जाएगा, कंट्रोल सेंटर को, कि इसकी एक्टिविटी को मजीद बढ़ा दो। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक बेबी की बर्थ नहीं हो जाती। मकसद कहने का ये है कि अब कम वक्त के अंदर बेबी की बर्थ होनी है, तो ये सारा स्टेप किस लिए होगा, और ये तब तक कंटिन्यूस लूप की फॉर्म में चलता रहेगा। यूट्रस की वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी, लेबर पेन होती रहेगी वुमेन को ड्यूरिंग बर्थ, तो ये तब तक कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी जब तक बर्थ नहीं हो जाती। तो दैट मीन्स कि स्ट्रेचिंग ऑफ फिटिस की वजह से यहाँ पे यूट्रस की वॉल्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की, और यूट्रस की वॉल्स जो है ये रिसेप्टर के तौर पे काम करती हैं। ये सिग्नल देती हैं कंट्रोल सेंटर को, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है मजीद, और ये दोबारा सिग्नल देती है किसको, कंट्रोल सेंटर को, कि वो मजीद ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज करे। ये स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक चीज आप याद करिएगा कि जितना सिग्नल ज्यादा आ रहा है वहां पे ऑक्सीटोसिन ज्यादा उतना ही रिलीज हो रहा है, और ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक बेबी की बर्थ नहीं हो जाती। ये कंटिन्यूअस लूप की फॉर्म में मौजूद रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो ये
कि यहाँ पे एंड प्रोडक्ट सिग्नल देता है किसको, रिसेप्टर को। ये देखें, ये रिसेप्टर को ये सिग्नल जा रहा है बैक, ताकि वो रिएक्शन को रोक दे। जबकि इधर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या है कि एंड प्रोडक्ट जो है ये सिग्नल दे रहा है कंट्रोल सेंटर को, क्योंकि यहाँ पे रोकने वाला काम नहीं है, यहाँ पे क्या है, उसको एग्रीवेट करने वाला काम है, उसको बढ़ाने वाला काम है। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि ये वाला जो है सिग्नल बैक भेजता है कंट्रोल सेंटर को, जबकि नेगेटिव में वो काम भी भेजता है रिसेप्टर को, क्योंकि प्रोसेस को रोकना होता है। ये स्टूडेंट्स पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में एक इशू है, वो क्या है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ये रुके ही ना, मतलब एक चीज बड़ी है और वो बढ़ती जा रही है, तो उससे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म जो रुके ही ना, जिसको रेगुलेट ना किया जा सकता हो, उसको हम कहते हैं अनरेगुलेटेड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इस दफा आ भी सकता है। ठीक है, अब इसके एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। बेटा आपके जिस्म में कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन होगी, जैसे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगी तो इम्यून सेल्स में से एक प्रोटीन रिलीज होगी विच इज साइटोकाइंस। तो इम्यून सेल्स एक प्रोटीन रिलीज करते हैं साइटोकाइंस। ये क्या करेगी, ये इम्यून रिस्पॉन्स को मजीद बढ़ा देगी, जिसकी वजह से होगा क्या कि अल्टीमेटली जो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो रहा था ये बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके टिश्यूज खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो इसका मतलब इफ नॉट प्रॉपरली रेगुलेटेड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इट कैन बी वेरी डेंजरस। तो अगर इसको रेगुलेट ना किया जाए तो हम कहते हैं कि ये बड़ा डेंजरस हो सकता है। उसकी हमने एग्जांपल ली कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है और आपके इम्यून सेल्स वो प्रोटीन बनाते हैं, उसकी वजह से मजीद जो है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, तो अल्टीमेटली जो है वो आपके टिश्यूज जो है वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसमें ओवरऑल आपने सीखा क्या फीडबैक मैकेनिज्म में? आपने इसके अंदर ये सीखा कि जैसे दुनिया का काम फीडबैक पे चलता है, आपकी बॉडी के रिएक्शंस का काम भी, मेटाबॉलिज्म का काम भी फीडबैक पे ही चलता है। तभी हमने यहाँ पे वर्ड लिखा फाउंडेशंस ऑफ होम्योस्टेसिस। क्यों लिखा? क्योंकि इसी की बेस पे डिपेंड करेगा कि होम्योस्टेसिस होनी है या नहीं होनी। इन केस देखें, अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म उसको कोई रोल नहीं है होम्योस्टेसिस के अंदर। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो वो नॉर्मलाइज कर रही है चीज़ों को, दैट इज होम्योस्टेसिस। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन के अंदर फीडबैक मैकेनिज्म हो रही है, कौन से सेल्स के अंदर हो रही है। ये स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। इसके रेलिवेंट आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।